सुस्वागतम। आप सभी 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों का और संस्कृत की सुधीजनों का संस्कृत व्याकरण में स्वागत है। आज मैं संस्कृत व्याकरण के तहत भाग 9 के साथ उपस्थित हूँ। मैं केडी तिवारी। भाग 9 में समास की चर्चा करना चाहूंगा। समास, जिसको अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं, इस कंपाउंड का पहला भेद अव्ययी भाव समास समाप्त हो चुका है। आज इस भाग 9 में हम समास का दूसरा भेद पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। आज देखिए द्वंद्व समास में क्या है। द्वंद्व समास, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, द्वंद्व ऐसे, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द्वंद्व। द्वंद्व यहां लिख लीजिए समास। मेरे प्रिय विद्यार्थी, द्वंद्व समास में यह देखा जाता है कि यह समास द्वंद्व को उत्पन्न करता है। यहां ऐसे द्वंद्व का अर्थ तो होता है युद्ध, लेकिन द्वंद्व का अर्थ यहां युद्ध से संबंध नहीं रखता, बल्कि कैसे सहचर शब्द होता है, उस रूप में द्वंद्व समास होता है, जिसे हम तथा, एवं, और से जोड़ते हैं हिंदी में, लेकिन संस्कृत में च से जोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा सबसे पहले हम लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे कि जब जिस समास का पहला पद प्रधान, पहला पद प्रधान, तथा इनके विग्रह करने पर तथा एवं और आए, यह हिंदी में। अब इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? च आए, इसको ऐसे लिखिए, च आए। तो यह निश्चित रूप से क्या है? यह द्वंद्व समास कहलाता है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखी जाए कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा इनके विग्रह करने पर तथा, एवं, और, ये हिंदी में, और संस्कृत में च आए, तो यह
द्वंद्व समास कहलाता है। अब यहां सेमीकोलन दे देंगे, यहां लिख देंगे जैसे। आपके मन में यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि जब वाक्य पूर्ण हो गया तो यहां तो पूर्ण विराम होना चाहिए था, सर ने अर्ध विराम दे दिया, यानी सेमीकोलन दे दिया, ऐसा क्यों? तो मेरे सुधी जन, मेरे सुधी विद्यार्थी, मैं बताना चाहूंगा कि वैयाकरण पाणिनि जी ने ऐसा कहा कि जब वाक्य पूर्ण हो जाए तो पूर्ण विराम तो देना है, लेकिन जब आगे उसी से संबंधित जैसे लिखा जाए या जैसे लिखना होता है, जैसे लिखकर इन सिद्धांतों को प्रमाणित करना होता है, सिद्ध करना होता है, तो वहां पूर्ण विराम न देकर अर्ध विराम, यानी अंग्रेजी में जिसे हम सेमीकोलन कहते हैं, उसे देना चाहिए, वही उचित होगा। तो विद्यार्थी मैं लिए चलता हूं अब इसके उदाहरण की ओर। कुछ ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिनसे द्वंद्व समास का यह सिद्धांत की समास का पहला पद प्रधान हो, यह सिद्ध हो जाता है और विग्रह करने पर च आता ही आता है, यह सिद्ध हो जाएगा। तो आइए चलिए लिए चलते हैं हम प्रमाण की ओर, जैसे की ओर, और लिखते हैं। स्थानाभाव के कारण इसे मैं मिटा रहा हूं। अब इसमें लिखेंगे इनके उदाहरण। देखिए उदाहरण में बहुत सारे आते हैं, जैसे गौरी शंकरम, गौरी शंकरम, जैसा कि पता चल रहा है इसमें दो है, एक गौरी है एक शंकर है, दो हैं। तो आप बालक शब्द के रूप में आप द्विवचन में देखा होगा आपने, बालक बालकौ, इस तरह से हो गया गौरी शंकर रव। अब इसका विग्रह जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गौरी च शंकरः च। बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ऐसे तो केवल च एक ही होता है, कहीं भी लिखेंगे। द्वंद्व समास एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें दोनों के लिए अलग अलग च लिखे जाते हैं, कॉमन नहीं लिए जाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए लिखे हैं गौरी च शंकर। च यानी समस्त पद हो गया गौरी शंकर। देखिए विद्यार्थी, समास में इसको ये जो एक ही जगह इकट्ठा है इसको कहते हैं हम समस्त पद। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या कहेंगे, समस्त पद। क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे, इसको समस्त पद कहते हैं। इसको क्या कहेंगे जी, ये क्या है, ये तो समस्त पद हो गया। आई क्या हुआ, इसको कहेंगे समास विग्रह। क्या कहेंगे, समास विग्रह। जब संधि पढ़ाई होती है तो उसमें आप संधि विच्छेद करते हैं, लेकिन जब समास पढ़ रहे हैं तो इसको अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। तो विद्यार्थी देख लिया आपने, ये जो जब इकट्ठा दोनों शब्द हो तो इसको समस्त पद कहते हैं, और अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। अब अगले उदाहरण से, अब अगला उदाहरण में देखिए विद्यार्थी, अगला उदाहरण है राधा कृष्ण।
राधा कृष्ण। अब इसका हम क्या करेंगे, उसी तरह से सेम सेम राधा च कृष्ण च। समझने में है कोई दिक्कत? मैं तो नहीं समझता कि दिक्कत होनी चाहिए, आप सब समझ रहे होंगे। जैसे ये है वैसे ये है, इसमें भी दो नाम है, इसमें भी दो नाम है, इसको भी हमने अलग कर दिया, उसको भी अलग कर दिया, दोनों में च लगा। हाँ, तब तो इसमें दीर्घाई है इसलिए विसर्ग नहीं दिया, इसमें आ है तो विसर्ग नहीं दिया, ऐसा नहीं। अब अगला सीताराम। सीताराम भी लिख सकते, सीतारामों भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको अलग अलग लिख देते हैं। सीता च राम च, सीता च राम च। उच्चारण पर बहुत ध्यान दीजिएगा, उच्चारण बड़ी मायने रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है उदाहरण, उच्चारण। चलिए अगला उदाहरण में अन्न जलम, अन्न जलम, इसको ऐसे कर देंगे तो क्या लिखेंगे, अन्नम च जलम च, ऐसा है, अन्नम च जलम च। तो इस तरह से अनेक उदाहरण मिलेंगे आपको। एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। माता पितरौ, माता पितर, इसमें भी दो शब्द हैं, तो क्या लिखेंगे, माता च और पितरः च, माता च पितरः च, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। अब जैसे राम लक्ष्मण, जैसे बहुत सारा कुछ है। ऐसे समझने के लिए एक दो ही काफी है, और इतने हो गए तब तो बहुत अधिक हो गए, तब इतना पर भी जब ना समझेंगे तो फिर कब समझेंगे, है ना। चलिए मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहने का अर्थ है कि बहुत सरल कर दिया है, फिर भी इतना के बावजूद भी अगर कोई नहीं समझता है तो उसको क्या कहें, वो तो आप खुद समझ लीजिए, मैं क्या कहूँगा। रामः च लक्ष्मणः च, ये आपका हो गया द्वंद्व समास। इसके बाद मैं अगला समास में लिए चलता हूं। ये तो था आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास था? ये द्वंद्व समास था। इसी भाग में मैं एक और जो समास के महत्वपूर्ण चार भेद हैं, उन चारों में से ये दूसरा था। अब हम तीसरे भेद को लेते हैं और तीसरा भेद में आपको लिखते हैं समास का नाम। तीसरा भेद में कर्मधारय समास है। क्या चीज है? कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास में आपका स्वागत है। अब देखिए कर्मधारय समास में इसकी परिभाषा क्या होगी, कैसे पहचान सकेंगे कि यह कर्मधारय समास है। तो इसके लिए हम
क्या लिखते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं और परिभाषा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं परिभाषा में? कर्मधारय समास की परिभाषा में हम लिखते हैं, देखिए बता देता हूं। कर्मधारय समास की परिभाषा हो गई, वैयाकरण लिखा कि ततपुरुषः, क्या लिखा? ततपुरुषः समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण करणः कर्मधारयः, कर्मधारयः। पाणिनि जी ने ऐसा कहा, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। इसकी व्याख्या हम सरल भाषा में हिंदी में लिखते हैं, इसको लिखते हैं, बता देता हूं, इसको लिखते हैं कि जिस समास का कोई एक पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, ये पहली स्थिति है। कर्मधारय समास में दो स्थितियां आती हैं। पहली स्थिति है कि एक शब्द रहेगा विशेषण, दूसरा संज्ञा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले संज्ञा ही हो बाद में विशेषण हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यह अवश्य है कि कोई एक पद विशेषण होगा और कोई एक पद संज्ञा होगा, तभी वह कर्मधारय समास होगा। एक और स्थिति आती है, दूसरी स्थिति। वो कौन सी स्थिति है? इस समास का कोई एक पद विशेषण, दूसरा पद संज्ञा हो। अथवा, अब देखिए अथवा में उसको डाल देते हैं। जिस समास में उपमान किसको कहते हैं? उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की, जिससे तुलना, इसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? कंपैरिजन की जाए। और उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। अब ध्यान दीजिए, पहली स्थिति क्या है कि कोई एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो? संज्ञा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहला ही पद संज्ञा हो जाए और दूसरा पद विशेषण। फर्स्ट कंडीशन है, पहली स्थिति है। और कर्मधारय समास की दूसरी स्थिति है कि जिस समास में उपमान हो, जिससे तुलना की जाए,
और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। ध्यान देने वाली बात है, ये जीसा से है, आई जीसा की है, इसी से स्पष्ट हो जाएगा। जीसा से तुलना की जाए, आज जीसा की तुलना की, ठीक है। अगर ये दो स्थितियां बनती हैं तो यह निश्चित मेव कहा जाएगा कि यह कर्मधारय समास मैं हूं तो इसे हम निश्चित रूप से कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं, समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए यहां जैसे लिखिए, उदाहरण लिखिए, यथा लिखिए, है ना। अंग्रेजी में कैसे आप लिखते हैं, एज, ये एस लिखते हैं, वही जैसे। अब इसको आपने समझ लिया होगा एक बार फिर से। जिस समास का एक पद विशेषण हो, दूसरा पद संज्ञा हो, एक स्थिति। दूसरी स्थिति है कि जिस समास में उपमान और उपमेय का योग हो, और उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाए, और उपमेय अर्थात जिसके तुलना की जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो वह निश्चितमेव कर्मधारय समास। मेरे सुधी विद्यार्थी, मेरे सुधी जन, मेरे शिक्षा प्रेमी, मेरे विद्यार्थीगण, कर्मधारय समास का ये सीधा सा सरल सा ये परिभाषा मैंने बताया। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। अब मैं जैसे के साथ इसको प्रमाणित करता हूं, प्रौढ़ करता हूं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि स्थानाभाव है, बिना मिटाए लिखा कैसे जाएगा। लिखा नहीं जाएगा तो आप समझेंगे कैसे। अब देखिए, मिटाने के बाद लिखता हूं। दोनों स्थितियों का उदाहरण देना होगा, विशेषण संज्ञा वाला भी और उपमान उपमेय वाला, दोनों। पहली स्थिति विशेषण और संज्ञा। अब जैसे महापुरुष, कहाँ क्या लिखा रहा है, महापुरुष। विग्रह क्या होगा, महान पुरुष। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, यह पुरुष है, संज्ञा है, नाम है, और ये महान है, विशेषण है। पुरुष कैसा है, महान है, ये आपका एडजेक्टिव है ना। विशेषण हो गया और ये संज्ञा, महान पुरुष। इसी की तरह और भी लिखा जा सकता है। मैंने दोनों स्थिति बताया था कि चाहे तो पहले विशेषण हो जाए, बाद में संज्ञा, या संज्ञा हो जाए तो फिर संज्ञा, और बाद में विशेषण वाला बहुत कम उदाहरण होता है। अब जैसे रहे कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, तो क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा कृष्ण सर्पः। सर्प यानी सांप, कृष्ण है यानी काला। सांप कैसा है, तो काला है, ये संज्ञा हो जाएगी, इसकी विशेषता बता रहा है, कैसा सांप है, काला। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे ना। अच्छा, का पुरुष, का पुरुष, का यानी खराब, इसको हम लिखते हैं विग्रह में
कुत्सिता, कुत्सिता माने खराब, पुरुषा माने पुरुष। पुरुष कैसा है? तो कुत्सित है। कुत्सित का क्या अर्थ हुआ? कौवाड़, डरपोक, कायर। का पुरुषा यानी कायर व्यक्ति। अच्छा, और उदाहरण बहुत सारा हो सकता है। ये आपका हो गया विशेषण और संज्ञा का उदाहरण। समझ गए? अब मैं लिए चलता हूं उपमान उपमेय, जिससे तुलना की जाए और जिसकी तुलना की जाए। इसका उदाहरण भी आपको मैं दूंगा। देखिए, उपमान उपमेय, घनश्याम, घनश्याम विग्रह हो जाएगा घन इव श्याम। मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहां विग्रह हुआ घन इव श्याम। श्याम यानी कृष्ण कैसे हैं? तो घन इव, घन यानी बादल, इव माने के जैसा, बादल के जैसा श्याम। श्याम का रंग कैसा है? कृष्ण का रंग कैसा है? तो बादल की तरह। तो श्याम क्या हो गया? यहां क्या हो गया? उपमेय। यही ना बताए थे कि जिसके तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना की जाए, तो कृष्ण की तुलना किससे की जा रही है? घन इव, बादल के समान। तो ये आपका हो गया उपमान। क्या हो गया? अब तो समझ गए हैं। इसी प्रकार से और भी उदाहरण है। नीलोत्पलम या पुरुष व्याघ्रः, पुरुष व्याघ्रः, विग्रह लिखेंगे व्याघ्रः इव पुरुषः। विग्रह हो गया कि पुरुष कैसा? पुरुष तो व्याघ्रः इव, बाघ के समान मजबूत। कैसा पुरुष है? तो बाघ के समान, है ना? तो यहाँ पुरुष की तुलना किससे की जा रही है? बाघ से। तो ये पुरुष क्या हो गया? ये उपमेय हो गया। व्याघ्र के जैसा, तो क्या हो गया? आपका उपमान। अब तो समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज मैं इन्हीं चंद उदाहरण के साथ समाप्ति करता हूं कर्मधारय समास का, और पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा अगले भाग 10 के साथ। जय मां सरस्वती।